Assalamu alaikum, dear students. As you know, we have previously discussed a number of times about thesis, dissertation writing, seminar, special problem, how do we have to prepare the presentations, what are the do's and don'ts of the presentation, हमने उसमें किस चीज़ को गौर करना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए प्रेजेंटेशन की, किस तरह से प्रेजेंट करना है, थीसिस की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, रिसर्च पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, रिव्यू की प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, सेमिनार कैसे बनाना है, आपने अपना सिनॉप्सिस कैसे बनाना है। हमने राइट नाउ जो हमारा आज जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है थीसिस और डिसर्टेशन राइटिंग। आपने थीसिस या उसे डिसर्टेशन भी कहते हैं, कैसे लिखना है उसने, ये आपका पूरी की पूरी रिसर्च का एक जिसे कहते हैं क्रक्स हो सकता है या डिटेल्ड आपका पॉइंट हो सकते हैं। आप उसमें अपना बता सकते हैं कि आपने किस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है, क्या इसमें अपने आउटकम्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, क्या डिस्कशंस हैं, क्या आपके कंक्लूजन्स हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो ये आप शेयर करते हैं लोगों के साथ। इसका फिर रिव्यू पैनल होता है, एक रिव्यू बोर्ड होता है जिसको अप्रूव करता है, फिर आपका एक्सटर्नल रिव्यूज़ होते हैं वो अप्रूव करते हैं, और इस तरीके से आपकी और आपके सुपरवाइज़र की जितनी मेहनत होती है वो सारी की सारी लोगों से शेयर हो जाती है, और ये आपकी MS की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब तो मुख्तलिफ तरह के मोड्स आ गए हैं रिसर्च के, इसके थीसिस के भी, और इसी तरह से आपका डिग्री कंप्लीशन के लिए विद थीसिस और विदाउट थीसिस। और जिनमें थीसिस करना होता है तो वो काफ़ी एक्सटेंसिव और एक वैल्यू एडेड रिसर्च होती है, ताकि आपको आगे फर्दर PhD जिन लोगों ने परसू करनी है उसमें हेल्प आउट करती है। तो इसके ऊपर हम जो है ना डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी कि व्हाट इज़ द थीसिस। अगर हम उसे डिफाइन करना चाहें तो थीसिस जो है एक रिटन वर्क होता है रिजल्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल रिसर्च। आप अपनी खुद रिसर्च प्लान करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें पर्टिकुलर प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए, ठीक है। स्पेशली वन सबमिटेड फॉर हायर डिग्री इन यूनिवर्सिटी। ओके, आप एक पर्टिकुलर हायर डिग्री लाइक MS कंप्लीशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम उसको सबमिट करते हैं। साइंस एम्स टू फाइंड पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड स्ट्रक्चर इन द एक्सपेरिमेंट। साइंस जो है वो पैटर्न एंड ट्रेंड और स्ट्रक्चर ढूंढती है एक्सपेरिमेंट के अंदर। गुड साइंटिफिक राइटिंग एम्स टू ब्रिंग फॉरवर्ड इन द टेक्स्ट। जो गुड साइंटिफिक राइटिंग है, जो आपने अच्छा काम किया हुआ है, जो प्रेजेंट किया हुआ है, उसको आप किस तरीके से लेके आते हैं एक टेक्स्ट की फॉर्म में, एक टेबलेटेड फॉर्म में, थीसिस की फॉर्म में, आप ग्राफ्स की फॉर्म में, ताकि लोगों को बता सकें कि आपकी रिसर्च किस चीज़ को कंप्राइज किया हुआ है। ओके, उसमें स्ट्रक्चर होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है साइंटिफिक नॉलेज का, और ऐसे हैप हैजर्ड नहीं होता, एक स्टोरी स्कीम वाइज होती है, उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ इन द थीसिस। थीसिस के अंदर चीज़ें और क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, एड्रेसेस ए प्रॉब्लम, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। थीसिस हमेशा रिसर्च एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, कोई प्रॉब्लम होगा उसके ऊपर आप रिसर्च करना शुरू करेंगे, उसकी पर्टिकुलर वेयरअबाउट्स देख के। डिस्क्राइब्स व्हाट वाज नोन अबाउट द प्रॉब्लम्स, कि एक प्रॉब्लम के बारे में ऑलरेडी क्या नोन है और उसको हम किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, देन व्हाट यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप ऐसा कौन सा काम करेंगे इन प्रॉब्लम्स के वेयरअबाउट्स को समझ के कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। व्हाट डू थिंक द रिजल्ट्स मीन्स, आप ये भी देखेंगे भी रिजल्ट्स का मतलब क्या है। आप रिजल्ट्स उसमें जो आ रहे हैं वो इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं, वो बता क्या रहे हैं, वो आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशंस किस तरह से दे रहे हैं। हाउ फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, कि अगर ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई रिसर्च हो चुकी है, आप उसको बयान कर चुके हैं, तो आप उससे मज़ीद क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आप किस तरह से बता सकते हैं कि भाई ये ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है, ये उनकी लिमिटेशंस थी, ये हमारी जो है वो उसकी वे फॉरवर्ड्स हैं, हम इनसे आगे हम यहाँ तक रिसर्च ले गए और उसके बाद हम इसको आगे ऐसे लेके चलेंगे और इसका ये फर्दर इसका रिजल्ट्स आएंगे, ये रिकमेंडेशन होंगी हमारी। देन स्ट्रक्चर ऑफ ए थीसिस। जनरली हर जगह थीसिस का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, मैथडोलॉजी होती है या मटेरियल मेथड्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पूरी की पूरी रिसर्च को जो है वो कुछ चंद वर्ड्स में लाइक 500 वर्ड्स और 1000 वर्ड्स के अंदर, ये बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ 1000 वर्ड्स, लेकिन उसके अंदर आप उसको कंप्राइज करके बता देते हैं, समराइज कर देते हैं कि इंट्रोडक्शन में व्हाट्स नोन एंड व्हाट्स अननोन, क्या ऑलरेडी हमें पता है किसी भी चीज़ के बारे में हम उसमें से, और क्या हम जानना चाह रहे हैं, उनमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे रिसर्च के। मेथड्स के भी हम उन प्रॉब्लम्स को हम उसको किस तरह से बताएंगे, किस तरह से उसका सोल्यूशन देंगे, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि वो हमें प्रॉब्लम जो है उसका हमें ट्रबल शूट करके उसका सोल्यूशन मिल जाए। रिजल्ट्स क्या होंगे, फिर मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो हमने रिसर्च की होगी उसके हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, वो किस फॉर्म में आ रहे हैं। वो बेसिकली क्वांटिटेटिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव फॉर्म की रिसर्च जो है वो ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेस की जाती है इन साइंटिफिक नॉलेज लाइक इन हमारे पर्टिकुलर डोमेन्स में। फिर डिस्कशन होते हैं कि भाई आपने जो रिजल्ट्स किया है, रिजल्ट्स जो आपके आ गए हैं, उनको इंटरप्रेट करना है कि क्या आपके डूज एंड डोंट्स हैं रिजल्ट्स के, आपने क्या उसमें से आउटकम्स लिए हैं, क्या फाइंडिंग्स है आपकी, सोल्यूशन क्या निकला उसका, और हमें क्या पता लगा उस रिसर्च में से। अब हम जब थीसिस शुरू करते हैं तो उसमें एक हम आउटलाइन बनाते हैं, उसमें हम सेक्शंस को डिवाइड करते हैं, ठीक है, अपने डिस्कस करते हैं अपने सुपरवाइज़र के साथ,
उस प्रॉब्लम को, फिर प्रॉब्लम की आउटलाइन बनाते हैं और आउटलाइन को हम सब सेक्शन वाइज डिस्कशन शुरू करते हैं और उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं। फिर चैप्टर्स कौन से होते हैं थीसिस के, कि उसमें आपका एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है, एक आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर का सेक्शन होता है आपका, एक मटेरियल मेथड्स का सेक्शन होता है आपका, एक आपका सेक्शन होता है रिजल्ट्स का होता है, डिस्कशन का होता है। तो ये सारे आपके चैप्टर्स हैं, बड़े चैप्टर्स जिन पे एक्सटेंसिव काम होता है। देन कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, एक्नॉलेजमेंट्स, ये अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह से आपका जो बैक एंड पे इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कि आपके पास एब्स्ट्रैक्ट है वो आप शुरू में देते हैं, ठीक है। फिर राइट क्या करना है, शुरू कैसे करना राइट अबाउट। आप हमेशा अपना, जब आपका थीसिस का टाइटल डिस्कस हो गया है, आपका प्रॉब्लम डिस्कस हो गया सुपरवाइज़र के साथ, सुपरवाइज़र आपका की मेंबर है, की आपका ड्राइविंग फोर्स है, आपके सुपरवाइज़र एंड को सुपरवाइज़र जो आपको रिसर्च को एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। अब आपने जो सेक्शंस डिस्कस कर लिए उनसे, तो वो रिकमेंडेशन यही होती है कि एक सेक्शन को एक वक्त में हमने स्टार्ट करना, डू अ सेक्शन एट टाइम, एक टाइम एक सेक्शन करेंगे और आसान चीज़ से स्टार्ट करें, ताकि आप शुरू में ही जो है ना फंबल या बॉगल ना हो जाए, या बिल्कुल ही आप उससे जो है ना कंफ्यूज ना हो जाएंगे भी ये बहुत डिफिकल्ट सेक्शन, डिफिकल्ट है, टफ टू ऑर्गेनाइज है। तो आप उसको ईजी से स्टार्ट करते हैं। देन थीसिस का टाइटल आप देखते हैं, टाइटल जो है वो बताता है थीसिस के कंटेंट्स क्या हैं, किस चीज़ पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको बड़ा कॉन्साइज रखते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसमें ये नहीं होता कि आप उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि ये टाइटल जो है बहुत ही लिमिटेड होता है, तकरीबन 8 से 10 वर्ड्स का होता है ये, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता, एक सेंटेंस होता है बेसिकली, और कॉन्टीन्यूटी में होता है। फिर इसी तरह से इनका एग्जांपल होता है रनिंग टाइटल की, रनिंग टाइटल उससे भी शॉर्ट होता है, तो जो एक वर्ड में आपको पढ़ के सबको समझ आ जाती थी। एग्जांपल अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि फिजिको केमिकल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन ऑक्सीडाइज्ड स्टार्च, ठीक है। ये आपको फिजिको एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज स्टार्च को जब ओजोन ऑक्सीडाइज करते हैं तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक थीसिस का टाइटल है जो एग्जांपल के तौर पर हमने लिखा है। फिर इसी तरह से वो कहते हैं कि इसमें 20 स्पेसिफिक हो और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, एम्बिगुअस ना हो कि रीडर को पता ही लगे कि आपने टाइटल में लिखा क्या, और टाइटल कैची होता है, ठीक है, बड़ा ही आपको अट्रैक्टिव टाइटल होता है उसका, ताकि जो भी पढ़े तो उसको ये आइडिया हो कि भी आई हैव टू रीड मोर अबाउट दिस, ओके। फ्रेजेस से हम अवॉइड करते हैं, स्टडी ऑफ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ, ये किसी दौर में चला करती थी, लेकिन अब ये जो है ना चेंज हो गई है। हम उसमें एक्रोनिम्स भी नहीं यूज़ करते, जार्गन्स भी नहीं यूज़ करते, हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव होती है, सिंपल एंड कंसाइज होती है, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है, उसमें थोड़ी सा डिटेल देना शुरू करते हैं, उसमें सेलेंट फीचर्स देते हैं, उसमें बैकग्राउंड देते हैं उसका, ये रैशनल स्टडी भी कहलाती है, ठीक है। शुड आल्सो प्रोवाइड द रैशनल फॉर द प्रेजेंट स्टडी, चूज रेफरेंस केयरफुली टू प्रोवाइड द मोस्ट सेलिएंट बैकग्राउंड रेदर देन द एग्जॉस्टिव रिव्यू ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। कि भाई करंट डे के करंट रिसर्च की हो, आप पिछले 4-5 साल की आपने जो है उसमें आपके रेफरेंसेज होने चाहिए रिसर्च के बारे में, ये ना हो कि पिछले कोई 20-25 साल पुराने रेफरेंस दे रहे हो, क्योंकि हर रोज़ नई रिसर्च सामने आ जाती है, ठीक है। पर्पस क्या होता है इंट्रोडक्शन का, शुड बी टू एबल टू सप्लाई सफिशिएंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू अलाउ द रीडर टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ द प्रेजेंट स्टडी, ओके, कि वो अंडरस्टैंड करें और इवैल्यूएट करें प्रेजेंट स्टडी को विदाउट नीडिंग टू रेफर टू प्रीवियस पब्लिकेशन ऑफ द टॉपिक, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि उसको किसी भी टॉपिक को स्टडी करने के लिए पीछे बैकग्राउंड में बहुत पीछे जाके जी आपको पहले किसी रेफरेंस पेपर को पढ़ें, फिर आपके टाइटल के बारे में समझ आए। इंट्रोडक्शन का मकसद ये होता है कि उस इन्फॉर्मेशन के बारे, उस टाइटल या टॉपिक के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में आपने समराइज़ कर देते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि जी हमारे पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ये है और हम ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। इट इज़ बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द जनरल प्रॉब्लम फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड द मोटिवेशन ऑफ द स्टडी, कि भी आप इसमें ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ द स्टडी दे देते हैं, उसमें आप अपनी जो है हाइपोथेसिस इवन दे देते होते हैं, कि बताते हैं कि हम ये करूँगा मैं। हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। हाउ डू वी नो अबाउट द टॉपिक, व्हाट वी नो अबाउट द टॉपिक, ओके। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द मेजर फाइंडिंग्स इन द एरिया, व्हाट वी डोंट नो, गैप इन द नॉलेज, व्हाट वी आर नाउ शोइंग, ओके। हम ये बताते हैं कि भी कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिटिकल रिव्यू देते हैं मेजर फाइंडिंग्स का उस एरिया में, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि बहुत एग्जॉस्टिव या एक्सटेंसिव नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, मेन पॉइंट्स, और क्रिटिकल फाइंडिंग्स होती हैं उस एरिया की, हम उसमें वो जो जानते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। व्हाट वी डोंट नो, जो हमें नहीं पता होता हम वो भी बताते हैं, जो गैप होता है हमारे नॉलेज में, कि भाई हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई गैप्स इन आवर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू दैट दीज गैप्स बी क्लोज गैप्स को हमें खत्म कैसे करना है, उनको इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करना है। व्हाट वी आर नाउ शोइंग, हम बता कर रहे हैं, अ क्लियर स्टेटमेंट समराइजिंग व्हाट्स नोन, ओके, व्हाट नीड्स टू बी लर्न एंड व्हाट योर पेपर एम्स टू अकॉम्प्लिश, ये हमें बताने का हमें क्या चीज़ हम समराइज़ करना चाह रहे हैं, किस चीज़ को सीखना है, सिखाना चाह रहे हैं, और कौन सी चीज़ ऐसी जिसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन की बेस पे। गुड इंट्रोडक्शन कैसे करना है उसकी, ये फर्स्ट पैराग्राफ कैसा होता है, सेकंड पैराग्राफ कैसा है, लास्ट पैराग्राफ कैसा है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको आइडिया होगा और इस पर हम डिस्कस कर लेंगे।
फिर ये एक पैराग्राफ एग्जांपल दी हुई है कुछ राइटिंग गुड पैराग्राफ्स की, उन्होंने एग्जांपल व्हाट इज़ द लिटरेचर रिव्यू, सेकंड जो हमारा चैप्टर है कि भाई इट इज़ इंटरप्रिटेशन एंड सिंथेसिस ऑफ द पब्लिश्ड वर्क। लिटरेचर रिव्यू ये होता है कि जो ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क है उसको आपने इंटरप्रेट करना अपनी लैंग्वेज में, और उसको आपने उसको इस तरह से अरेंज करना है कि स्टोरी वाइड आपको पता लग जाए, ठीक है। पेडागोजिकल वे में भी आ जाता है, फिर उसकी तरह आपका जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ जाता है कि भाई आपका जो सबसे जो पुराना रिसर्च है सबसे टॉप पे आए तो रिसेंट जो सबसे एंड में आती है, एक स्टोरी की फॉर्म सबने आती है। उसमें कहते हैं सिस्टमैटिक मेथड है ये फॉर आइडेंटिफाइंग, इवेलुएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द रिसर्चर्स, स्कॉलर्स एंड प्रैक्टिशनर्स, कि भी आप आइडेंटिफाई करते हैं, इवेलुएट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं उनके काम को जो ऑलरेडी रिसर्चर्स, स्कॉलर्स या प्रैक्टिशनर्स ने पब्लिश करवाया होता है। ये इट्स अ लिटरेचर अबाउट अ टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है, कि भाई क्या हुआ अब तक और लोगों ने क्या किया और क्या फाइंडिंग्स हैं। कुछ आप उस आपके प्रॉब्लम के हक में भी हो सकती हैं, कुछ उससे अगेंस्ट भी हो सकती हैं, कुछ ये भी बता सकते हैं कि भाई इसमें क्या गैप्स थे, कुछ ये बता सकते हैं कि गैप्स को फिल कैसे करना है और आपकी क्या डायरेक्शन हो सकती है, आप इसमें से निकालते हैं। वेर ईच राइटर स्टार्ट्स विद ए पार्शियल स्टोरी क्रिएटेड प्रीवियसली बाय अदर्स एंड एक्सपेंडेड ऑन इट, ठीक है। द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इज द स्टोरी सो फार, क्योंकि जितना भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर होगा वो अभी तक के लिए आपके लिए स्टोरी होगी, ठीक है। आप उसमें से ये काम करते हैं कि प्रीवियस लोगों ने क्या किया है और कहाँ पे छोड़ा और आप उसको कैसे एक्सपेंड करें। दिस इज अबाउट द लिटरेचर रिव्यू। उसमें कहता है कि भाई आप करते क्या है, फिल्टर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर देते हैं, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। सामने आपके जो टॉपिक है, जो फिगर है उसमें देखेंगे उसने एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को ऊपर है, जो इंटरेस्टिंग है वो नीचे है। एसेंशियल इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन्होंने दे दी है, इंटरेस्टिंग के लिए फिर आप रेफरेंस देते हैं कि भाई आप ये कंप्लीट इसके बारे में पढ़ने के लिए आप ये पर्टिकुलर जो रिसर्च या रिव्यू पेपर आप पढ़ सकते हैं। लिटरेचर को डाइजेस्ट कैसे करना है, क्योंकि वो इतनी टेक्निकल टर्म्स होती हैं कि बाद दफ़ा आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती। इसको समझना कैसे कि वे एनालाइज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, ठीक है। डायसेक्टिंग डेटा को आप मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पूरे के पूरे पैराग्राफ्स उठा उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं, खत्म करते हैं। नहीं, आप अपनी रेलिवेंट जो डाटा है उसको वहाँ से सॉर्ट करते हैं, उसको सॉर्ट करने के बाद फिर आप उसको शेयर करते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन के अंदर जो सब हेडिंग्स आपने बनाई हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं कि आपके जो लिटरेचर रिव्यू जिस टाइटल का आप लिख रहे हैं उसकी सब हेडिंग्स बना लेते हैं उसके क्वालिटीज़ के मुताबिक, उसके एट्रीब्यूट्स के मुताबिक, और उसको फिर आप सेलेक्ट करते हैं डाटा को मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स में से कि उस पर्टिकुलर सेक्शन या हेडिंग के बारे में किस किस ने क्या क्या कहा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर। फिर उसकी सिंथेसिस करते हैं हम, उसको इंटीग्रेट करते हैं सारे डाटे को, उसको कंबाइन करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं कि पहले कौन सा आना है, बाद में कौन सा आना है, सेंटर में कौन सा आना है, उसका सीक्वेंस सेट करते हैं, स्टोरी के फॉर्म में लेके आते हैं, रीअरेंज करते हैं उनको, फिर कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, उसको आप मज़ीद फिर रिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने जो रिसर्च पेपर से इन्फॉर्मेशन उठाई है उसको ऐसा पुट कर दिया, आप उसको अपने हिसाब से उसको ब्लेंड करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन को सेट करते हैं, कौन सी चीज़ पहले आई है उसकी वर्डिंग चेंज करते हैं, साइंटिफिक टर्म उसमें यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप उसको रीफ्रेश कर देते हैं, बिल्कुल हेडिंग्स रिमूव कर देते हैं और उसमें जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जो टेक्निकल टर्म्स है वो रिमूव नहीं कर सकते वाइल रीफ्रेजिंग। आपने वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो टेक्निकल चीज़ों को कवर करती हो और जो बेसलाइन इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि जी आप टेक्निकल टर्म्स को रूल आउट करके बिल्कुल ही ऐसे नॉन टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर लें जिससे उसका मतलब ही चेंज हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता। फिर आप उसे क्लासीफाई करते हैं और उसे डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स जो उसमें यूज़ हो रहे हैं, मेथड जो यूज़ हो रहे हैं उसमें, ठीक है, फंक्शन जो यूज़ हो रहे हैं उसमें, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स जो यूज़ हो रही हैं किसी भी चीज़ के बारे में, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं उसके जनाब, उसमें आपकी जो है इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या हो सकता है उसको, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं उसमें आप जब आप उसको किसी भी लिटरेचर रिव्यू को आप सब सेक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप हर सेक्शन के अगेंस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन लेके उसको रीअरेंज करके शो कर सकते हैं आफ्टर रिफ्रेशिंग। क्रिटिकल रिव्यू जो है शुड प्रोवाइड के भी अ डेफिनेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ रिसर्च। जो आपका क्रिटिकल जो रिव्यू है वो लाजमी तौर पर आपके जो रिसर्च की बाउंड्रीज हैं वो बता रहा होता है। सिलेक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग आर्गूमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू पर्सपेक्टिव, ऐसा है उसमें क्या है कि आप सेलेक्ट करते हैं डाटा अपना और उस डाटे में से आप अपनी सिंथेसिस करते हैं आर्गूमेंट्स को, अपने आर्गूमेंट्स को ऑलरेडी जो लोगों ने दिए हैं वो तो अवेलेबल हैं ही हैं, जो आपके आर्गूमेंट्स उनको शेयर करते हैं और न्यू पर्सपेक्टिव सामने आता है कि आप ऐसी चीज़ सामने लेके आते हैं जो ऑलरेडी लोगों ने नहीं दी होती, और अगर दी होती तो उसमें इतनी एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं दी हुई होती। आप इसमें ग्रेजुअल रिफाइनमेंट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफ़ा इन चीज़ इनपुट की और आप इम्प्रूव करें, नो, आप उसको
ग्रेजुअल जो है ना उस पर इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। एक दफ़ा पढ़ते हैं, 2 दफ़ा पढ़ते हैं, 3 दफ़ा पढ़ते हैं, बाद दफ़ा आपको बार बार पढ़ना पड़ता है या सुपरवाइज़र को पढ़ाना पड़ता है, किसी किसी और को पढ़ाना पड़ता है। उससे होता ये है कि जब एक चीज़ बार बार पढ़ी जाती है उसमें हर दफ़ा इंप्रूवमेंट आने के बाद चीज़ एक रिफाइन हो जाती है। फिर स्कोप एंड लेंथ को देखते हैं लिटरेचर रिव्यू को भी। ऐसा नहीं होता कि भाई आप एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू लिखते हो। ये नहीं है कि जी आप 50-60 सफ़ों का लिटरेचर रिव्यू थीसिस के लिए दे देते, नहीं, देयर इज़ ऑलवेज अ लिमिट फॉर दैट। इट्स नॉर्मली डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है या आपकी जर्नल की रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली 10 to 15 पेजेस या 15 to 20 पेज मैक्स आपको जो है वो लिखने होते हैं उसमें, और बड़े ही उसमें सिलेक्टिव स्टडी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप उसमें हर चीज़ पुट कर रहे होते हैं, और उसमें करंट स्टेट ऑफ द थ्योरी दी जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप उसमें कोई 20-25 साल पुरानी चीज़ें ऐड कर रहे हैं और उसी की बेस पे पूरा थीसिस कर रहे हो, नहीं, आपको पिछले 4 to 5 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा बताना पड़ता है, ठीक है। और इसमें ब्रीफ होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। कंपोनेंट्स क्या होते हैं लिटरेचर रिव्यू को भी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या, आपकी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उसका स्कोप और ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं उसकी, रिव्यू करते हैं पास इन्फॉर्मेशन को और प्रेजेंट लिटरेचर को, फिर क्लैरिफाई करते हैं अपने पर्पस को। और उसमें थ्योरी में क्या होता है कि तमाम रिसर्च प्रेसिडेंट्स को शेयर कर देते हैं, उसमें इंटीग्रेट करते हैं की पॉइंट्स को और अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस देते हैं, और रिलेशनशिप आपके टॉपिक के साथ क्या है वो ज़रूर हर जगह उसको सिंक करते होते हैं। फिर चीज़ों को क्रिटिकली अप्रेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको बस सुपरफिशली करके काम एंड कर देते, नहीं, आप उसको क्रिटिकली बताते हैं कि उसमें हाईलाइट करते हैं उन इश्यूज़ को जो आइडेंटिफाई करते हैं, और हाईलाइट करते हैं कि जो आपने एम्फसाइज कर रहे हैं आपके टॉपिक से रेलिवेंट, या आपकी स्टडी को सपोर्ट कर रहे हैं या डिफाई कर रहे हैं, दोनों चीज़ें आपने बतानी। यही क्रिटिकल रिव्यू बेसिकली आता है। और कंसेंसस एक डेवलप करना होता है कि आप किसके साथ हैं, आप ऐसी लिटरेचर के साथ है जो आपकी स्टडी को सपोर्ट कर रहा है या कौन सी के साथ है, क्योंकि आपकी जो स्टडी है, आपकी जो लिटरेचर है, वो आपको एट द एंड जाके जब आप डिस्कशन का पोर्शन लिखते होते हैं तो वहाँ पर आपने उसको को रिलेट करना होता है अपनी लिटरेचर रिव्यू के साथ। कभी ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया हुआ कि प्रीवियसली लोगों ने ये चीज़ें इसके बारे में बताई हुई हैं और मैं इसके बारे में ये फाइंडिंग्स दे रहा हूँ, और मेरा वर्क जो है इस रिसर्च से रेलिवेंट है, इसलिए हम इस थ्योरी के साथ जाएंगे। अब फिर जो एक और सेक्शन जो चैप्टर आया था थीसिस का, वो होता है मटेरियल एंड मेथड्स का सेक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसकी ट्रबल शूटिंग के अंदर उसको सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन देने के लिए आपने जो मटेरियल या मेथड यूज़ करना है वो क्या है, आपका जो रोड मैप है वो क्या है, आपने किस तरह से फॉलो करते हुए उसका सोल्यूशन देना है, ये आपका मटेरियल मेथड है। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ये आपने सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र के साथ बैठ के, इवन फर्दर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के आप उसको फाइनलाइज करते हैं, अपनी डोमेन्स देखते हैं, अपनी बाउंड्रीज देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने अपने ऐसा टॉपिक अडॉप्ट कर दिया कि जो आपके पास अवेलेबिलिटी ना हो रिसर्च करने की, आपको जाना पड़े किसी और के पास तो ये आपने लाजमी इसमें बताना पड़ता है। उसमें प्रोवाइड करते हैं सफिशिएंट डिटेल्स को, बट इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिटन लाइक ए लेबॉर्ट्री मैनुअल। ये लेबॉर्ट्री मैनुअल के तौर पर नहीं बनाई जाती, ये जनरल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक होती है। प्रोवाइड डिटेल्ड मेथोडोलॉजी यूज टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते होते हैं। कंट्रोल्ड आप लाजमी यूज़ करते हैं। कंट्रोल मीन्स कि ऐसी चीज़ होती है जो आपके ट्रीटमेंट से अलग होती है, ठीक है। फिर उसमें हाईलाइट करते हैं क्रिटिकल स्टेप्स को और प्रिकॉशंस को, ठीक है। देन रिजल्ट्स और डिस्कशन के बारे में लाजम आ जाते हैं। रिजल्ट्स और डिस्कशन में ये होता है कि इसमें आपके तमाम जो आपने वर्क किया है, आपने जितनी भी चीज़ें अभी तक फॉलो की हैं, उन सब के बारे में आपने मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, अपने हाइपोथेसिस को सपोर्ट या रिफ्यूट करने के लिए आपने उसके बारे में जो आपकी मेथड्स अडॉप्ट करने के बाद जो रिजल्ट सामने आए वो आपने बताना होता है, ठीक है। वो आपको रिजल्ट सेक्शन में आता है। इट सर्व्स टू वीव अ कोहेरेंट स्टोरी एंड यू मस्ट कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स, कि आपने अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करना है कि आपने जब उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया रिजल्ट्स लाने के लिए, तो आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही हैं या रिफ्यूट कर रही हैं, और उसको आपने कम्युनिकेट करना है, बताना है विथ कंपैरिजन टू द प्रीवियस स्टडीज़, ठीक है। और क्लियर और लॉजिकल और ट्रांसपेरेंट मैनर में, ऐसा ना हो कि इतनी एम्बिग्युइटी हो कि आपकी रिसर्च समझ नहीं आए किसी को। अब रिजल्ट सेक्शन में बेसिकली जो है वो डेप्थ प्रेजेंटेशन होता है, उसमें आप ग्राफ्स भी देते हैं और टेबल भी देते हैं, ताकि ग्राफ और टेबल्स है ना वो आपको एक क्विक जो है ना ग्लैंस देते हैं कि आपके रिसर्च के अंदर बेसिकली था क्या। टेबल्स कैन बी यूज टू डिस्प्ले प्रिसाइज न्यूमेरिक वैल्यूज। टेबल्स आपको प्रिसाइज न्यूमेरिक वैल्यूज बताते हैं आपके। फिगर्स आर बेटर फॉर कन्वेइंग ट्रेंड्स और प्रोपोर्शंस, ठीक है। फिगर्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से ट्रेंड्स बता देते हैं, प्रोपोर्शन बता देते हैं कि कितना कंपैरिजन है, डिफरेंस उसमें। फिर क्लियर सक्सेंट ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं। दे कैन बी क्विकली कन्वेइंग द प्राइमरी फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च, ठीक
रिजल्ट सेक्शन में फिगर्स के बारे में इसमें डिटेल थोड़ी दी हुई है और उसमें क्या क्या होता है, रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, पूरा तरीका बताया हुआ है। जब हम रिजल्ट्स लिखना शुरू करेंगे थीसिस का, हम उसमें भी शेयर करेंगे। लेकिन मेरी आपको सजेशन ये है कि आप कोई भी रिसर्च पेपर लें और उसके रिजल्ट्स पोर्शन को एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू हो, और उसको ज़्यादा क्रंच लेने के लिए आप एक दफ़ा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, फिर उसका मेथोडोलॉजी पढ़ें। आपको इंट्रोडक्शन और रिव्यू दोनों होंगे आपके रिसर्च पेपर के अंदर या रिव्यू पेपर के अंदर, ठीक है। थीसिस के अंदर लिटरेचर रिव्यू का अलग पोर्शन होता है, सेक्शन होता है। तो आप उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ें, आप मेथड पढ़ें और रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पढ़ें। आपको समझ आ जाएगा लोग किस तरह से रिजल्ट्स एंड डिस्कशन लिखते हैं। हम इसको डिटेल्ड में जब आपका रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में चैप्टर आएगा हम उसमें ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन आप एक अपना इन्फॉर्मेशन जरूर लेंगे। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में कॉमन पिटफॉल्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लोग जो है ना उसको उल्ट कर देते हैं। द सेम डाटा प्रेजेंटेड इन फिगर्स एंड टेबल्स, कि भाई आप जो चीज़ फिगर में देना वही टेबल में देना, डिफरेंस क्या है उसका। जो डेटा टेबल में होता है वो सिंपली स्टेट कर रहा होता है विदाउट डिस्क्राइबिंग द ट्रेंड, कि आप उसमें डाटा के अंदर, टेबल के अंदर डाटा होता है वो ट्रेंड नहीं बता रहा था, वो सिर्फ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है क्या फाइंड हुआ, किस ट्रीटमेंट, किस कंट्रोल के अगेंस्ट, ठीक है। अनयूजुअल ट्रेंड्स का नहीं पता लग रहा आपको, वो हाईलाइट किए जाते हैं इन ग्राफ्स में। ग्राफ आपको या फिगर्स जो आपको ये बता देती हैं कि जी इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक लाइन ग्राफ है तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कंट्रोल 1 जो है वो किस तरह से डिफरेंट है ट्रीटमेंट 1 से ट्रीटमेंट 3 से। ये जब आप ग्राफ देखेंगे तो हम उसमें भी एक्सप्लेन कर देंगे आपको। फिर डिस्कशन में क्या होता है कि भी कम्युनिकेट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ योर फाइंडिंग्स। डिस्कशन में ये होता है कि आपकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं और आपने उसको क्या रिजल्ट्स बता रहे हैं, उसका कंपैरिजन किस तरह से करें प्रीवियस स्टडी से, डिफरेंस किस तरह से है, तो आप उसमें बताते हैं वर्ड्स की फॉर्म में। आइदर सपोर्ट कर रहा है आपके प्रीवियस स्टडीज़ को या उनको रिफ्यूट कर रहा है या उनसे आगे एक्सटेंसिव नई फाइंडिंग दे रहे हैं उसमें। Yes, they to indicate how they support or refute the experimental hypothesis, to how these results advance them in the field of the study. Okay, discussion कैसे होते हैं कि how thorough is your discussion interpretation, have the main points to emerge from the results being picked from the discussion, are these links made to the literature, का literature से linked हैं कि नहीं, is there enough evidence in your data to attempt at theory building or reconceptualization of the problem, क्या ऐसा है कि आपका जो डाटा है या एविडेंस अवेलेबल जो है वो क्या आपकी जो प्रॉब्लम है उससे रिकनसाइल भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये ना हो कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो। Are their speculations, are they well grounded, can be substantiated with your own data। दी हमने इसको। कंक्लूजन कैसे लिखते हैं? कंक्लूजन में एक व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट यू कैन मेक फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। जो आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है ना वो आप अपनी ऑब्जर्वेशन में निकाल के बता सकते हैं। रेफर बैक टू द प्रॉब्लम पोज्ड एंड डिस्क्राइब द कंक्लूजन दैट यू रीच फ्रॉम कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन। आप इसमें ये बताते हैं कि जी मैंने पूरी रिसर्च में से ये अखज़ किया है और ये मैंने पॉइंट्स बता दिए। वो एक पैराग्राफ भी हो सकता है, वो 5-6 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। वो बिल्कुल क्रक्स होता है, समरी भी कह सकते हैं ऑब्जर्वेशंस, इनसाइट बता रहा होता है, इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है आपकी फाइंडिंग्स को। किसी ने अगर पूरे का पूरा अगर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन नहीं पढ़ा लेकिन अगर कंक्लूजन पढ़ा तो आपको पता लग जाएगा आपने पूरे थीसिस में क्या किया। कंट्रीब्यूशंस में क्या होता है, न्यू नॉलेज आप क्या दे रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। सजेस्ट क्या करें कि न्यू फर्दर क्या एवेन्यूज होने चाहिए, क्योंकि आप एक्सट्रीम तक रिसर्च को नहीं दे सकते। फिर भी इसमें क्या इंप्रूवमेंट आपने दी उसमें प्रैक्टिकली आपने क्या बॉर्डर्स को कवर किया, कौन से बॉर्डर्स आप मजीद ऐड करें। एग्जांपल दी हमने कंक्लूजन की, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फॉलो करते हैं, कंक्लूजन्स क्या होते हैं, फ्रेजेस को कैसे फॉलो करते हैं, कीवर्ड्स क्या है उसके अंदर, मेजर रिजल्ट्स क्या है उसके अंदर, असेंबल कैसे करते हैं सिंगल पैराग्राफ के अंदर आप उसको, ये अपसेट कैसे लिखते हैं कि आप अपने हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को जो है आप इतना डिटेल नहीं देते, बिल्कुल एक आध लाइन में देते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड फ्रेजेस रिमूव कर देते हैं उसमें, पैराग्राफ को बार बार रिवाइज करते हैं और उसमें से देखते हैं कि कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिलीट करके हम अपना मैसेज भी कन्वे कर देते हैं और हमारा पैराग्राफ के अंदर इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाती है। फिर चेक करते हैं कि हमारी गाइडलाइंस मीट हो रही हैं। कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि जी आप 100 पेजेस 100 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट दे सकते हैं, कुछ कहते हैं 150, कुछ 250 कह देते हैं, कोई 500 की भी लिमिट देते हैं, तो डिपेंड करता है ऑन गाइडलाइंस। ग्रामर क्रिटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है वो पढ़ने रीडर के लिए कि वो इंग्लिश उसकी अच्छी है कि नहीं अच्छी, उसके लिए मुख्तलिफ आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। अपनी कॉलीग्स को दें, अपने सुपरवाइज़र को दें जो उसके आपके काम से फैमिलियर भी हों, या आपको उनको बिल्कुल नहीं पता तो वो आपको करेक्ट कर सकते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को। ये कुछ एग्जांपल्स दिए उन्होंने इसके बारे में, इफेक्टिव साइंटिफिक राइटिंग के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में, और आप इसको फॉलो करें, इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन पढ़ें। आपको जहाँ समझ ना आए आप ज़रूर डिस्कस करें, और जब थीसिस की पोर्शन आएगा तो हम इसको डिटेल्ड एक एक पॉइंट को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बट मेनवाइल मेरी आपको सजेशन ये है कि आप ऑनलाइन कोई थीसिस देख लें, आपको अवेलेबल होगा अपने फील्ड से रिलेटेड, फूड साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप वो पढ़ लें। अदरवाइज़ आप कोई रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर जो है ना 1-2 जब स्टडी करेंगे इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए तो आपको आइडिया बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ें और मुझे काइंडली इसमें क्वेश्चन एंड क्यूरीज हैं तो ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।